नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा और आज की चर्चा फोनरवा के चुनाव पर। फोनरवा का चुनाव इस समय नोएडा शहर में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और इस चुनाव में दो पैनल हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें योगेंद्र शर्मा पैनल और राजीव गर्ग पैनल। आपको हम राजीव गर्ग पैनल के पदाधिकारियों से बात करा चुके हैं और आज हमारे साथ हैं योगेंद्र शर्मा जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं और के जैन जो महासचिव पद का चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे साथ लाट साहब लोहिया जो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ में अभी जल्दी ही पवन यादव भी जुड़ने जा रहे हैं जो कोषाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, आपने समय दिया इस व्यस्त समय में से। योगेंद्र जी, सबसे पहले आपको मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 2 सत्र से आप हैं फोनरवा में, तो आपकी जो उपलब्धि है, अगर हम आप वोटर के पास जा रहे हैं तो क्या उपलब्धि हम कहें कि ये आपने काम किया है, और आगे आने वाले दिनों में जब आप दोबारा से आएंगे तो क्या काम अधूरे रह गए हैं अब? जी योगेंद्र जी। गुरु जी नमस्कार। जी आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने आज किया है कि पिछले 4 साल में क्या हमारी उपलब्धियां रही हैं। हाँ। जब पिछले 2019 में जब मैं अध्यक्ष के तौर पे आया तो हमारे सामने सबसे पहले सबसे बड़ी चुनौती आई कोरोना काल की। हम्म। तो कोरोना काल में पूरी फेडरेशन टीम सारी उसमें एकजुट होकर लग गई। आपने देखा होगा पूरे देश में कितना बुरा हाल था। तो उसी वक्त हमने जो है सबसे बड़ा काम अपने फोनवा ऑफिस पर एक जो है रसोई चलाई वहां पे, जिसमें लाखों लोग, कम से कम वो 50 दिन हमारी जो है रसोई चली और उसमें लाखों लोगों ने वहां पर खाना खाया। उसी के साथ साथ आपने देखा होगा सिलेंडरों की व्यवस्था फेडरेशन के माध्यम से हुई। जब जो है कहीं पर सिलेंडर नहीं मिल रहे थे तो हमने सीओ मैम ऋतु महेश्वरी जी से बातचीत की, डीएम साहब से बातचीत की। जो भी व्यवस्थाएं अधूरी थी, जहां तालमेल की कमी थी, वो हमने तालमेल के साथ पूरी की। तो सभी आपने देखा होगा सारे आरडब्ल्यूएस में हमने सेंटर बनवाए। अधिकतर जब लोग कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं थे तो सारे आरडब्ल्यूएस के साथ मिलजुल कर तालमेल बैठा कर हमने वहीं के मरीजों को उनके साथ तालमेल बैठाया और उनका इलाज वहीं को उपलब्ध कराया। तो सबसे पहली बड़ी उपलब्धि हमारी वही थी कि हमने कोरोना काल में विकट परिस्थितियों में हमने काम किया। उसके बाद आपने देखा होगा नोएडा शहर जो स्वच्छता में पिछले 2 साल पहले कुछ क्रमांक उसका कम रहेगा तो 12-14 नंबर पर था। हमने उसमें भी काम किया। हमने फोनवा ने प्राधिकरण से अनुरोध किया और हमने स्वच्छता अभियान में काम किया। आपने देखा होगा कि सारी टीम हमारी फेडरेशन की टीम सुबह 8 बजे सारे सेक्टर में जाती थी और हमने मिलजुल कर सारे आरडब्ल्यूएस के साथ काम किया। उसका नतीजा ये रहा कि नोएडा स्वच्छता में पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में नंबर 1 आया। और जो है आपने देखा होगा कि नोएडा प्राधिकरण में हम जब ट्रांसफर चार्ज, जब हमारे जो ट्रांसफर चार्ज होते हैं भाई से ब्लड रिलेशन में जो ट्रांसफर चार्ज लिया करते थे, भाई से भाई हो या भाई से बहन हो तो उसमें ट्रांसफर चार्ज लिया करते थे। हमने ऋतु महेश्वरी से मीटिंग की तो उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। तो भाई से भाई और भाई से बहन के जो ट्रांसफर चार्ज थे वो बिल्कुल फ्री कर दिए गए। उससे पहले इन दोनों के बीच में ट्रांसफर चार्ज लिया जाता था। बस जो है ऐसे जो है पति पत्नी के बीच में जो ट्रांसफर चार्ज होते थे वही जो है माफ थे। तो जो अनुरोध किया तो भाई से भाई और भाई से बहन के बीच के जो ट्रांसफर चार्ज जो वो खत्म कर दिए गए। उसी बीच आपने देखा होगा कि दादा से पोते के नाम पे कोई संपत्ति आती थी, वो म्यूटेशन हुआ करता था, उसमें भी प्राधिकरण जो है तो पैसे ट्रांसफर चार्ज लिया करता था। तो हमने उस समस्या को भी प्राधिकरण के समक्ष उठाया कि दादा से अगर पोते के नाम पे कोई म्यूटेशन हो रहा है उसमें ट्रांसफर चार्ज ना दिया जाए। तो उन्होंने हमारी उस बात को भी सुना और वो जो है दादा से पोते के बीच के जो म्यूटेशन चार्ज थे वो भी खत्म कर दिए गए। बिजली की व्यवस्था में हमने जो है बहुत काम किया है। कई बार हमने जो है माननीय मंत्री जी के साथ हमने मीटिंग की। आपने देखा होगा
पिछले 4 साल में बिजली की व्यवस्था बहुत ज्यादा चरमरा गई थी। हर सेक्टर में सारे पोल कर गए थे, क्योंकि यूपीपीएसएल के पास कोई फंड नहीं था। पहले जो फंड था, नोएडा प्राधिकरण जो है फंड दिया करता था यूपीपीएसएल को, लेकिन धीरे धीरे कुछ जांचें प्राधिकरण में चली, जिससे नोएडा प्राधिकरण ने जो है फंड देना बंद कर दिया। तो हमने उस बात को माननीय मंत्री जी को अवगत कराया, तो उन्होंने चेयरमैन जो देवराज जी के उनके साथ, ऋतु महेश्वरी जी के साथ, डीएम के साथ, जिसमें फेडरेशन की टीम भी थी, जैन साहब भी थे, उसमें उपस्थित थे, उन्होंने संयुक्त रूप से एक मीटिंग की और हमारी समस्याओं को गंभीरता से सुना। तो उसी का असर ये रहा कि उन्होंने एक साल में 150 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने पास की। उससे पहले जो है यूपीपीएसएल मात्र 30 करोड़ के आसपास, 40 करोड़ के आसपास पैसे दे रहे थे, और कोरोना काल में तो उन्होंने वो भी पैसे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए थे। तो हमारे लिए जो बिजली की व्यवस्था में हमने जो है बहुत मेहनत हमने की है, और आगे भी हम इसमें और मेहनत कर रहे हैं। कानून व्यवस्था में आपने देखा होगा कि पहले हमारे जो ग्रुप थे सारे जो है पुलिस की जो समस्याओं थी, जो कानून की जो व्यवस्था थी, उनसे घिरा रहता था, पूरा ग्रुप उसमें भरा रहता था। तो हमने जो है लगभग फेडरेशन में पूरे शहर में हर एक आरडब्ल्यू के साथ लगभग 70 से 80 मीटिंग आरडब्ल्यू के साथ की, जिसका नतीजा ये रहा कि आज कानून व्यवस्था बहुत मजबूताई से चल रही है, सेक्टर की व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। तो इस तरह हमने जो है उपलब्धि हमारी ये रही है। एक सवाल और पूछूंगा, क्योंकि अब लोग हमारे पास 4 और हैं, समय हमारे पास निश्चित है, तो आप ही से सवाल पूछ के उसके बाद फिर आगे जैन साहब के पास आएंगे। आने वाले दिनों में जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप मुख्य रूप से 3 या 4 ऐसे एजेंडा क्या हैं जो आप आपके अभी 4 साल के उसमें अधूरे रह गए और आप उनको लागू करना चाहते हैं? देखिए, एक यहाँ पे जो ट्रामा सेंटर की नोएडा शहर को बहुत ज्यादा जरूरत है। हम देखते हैं कि नोएडा शहर की जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, अभी यहाँ पे कोई भी ट्रामा सेंटर नहीं है। कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस अपने हिसाब से कोई से हॉस्पिटल में लेकर चली जाती है। तो बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं जिनको इलाज कराने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है, या फिर वो नजदीक दिल्ली शहर में दिल्ली में जाते हैं। तो ट्रामा सेंटर की एक हमारी मुख्य मांग रहेगी। एक जो दूसरा, जमीन को फ्री होल्ड कराना। हमने पिछली बार भी इसे काम किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों का मत था, उसमें मत हो नहीं पाया। हम जमीन को फ्री होल्ड कराने के पक्ष में हैं, और उस पर हम जो है आगे चल के काम करेंगे। जर्जर विद्युत ढांचा जो बिजली का जो है, इसमें भी बहुत सारे कमी है। अभी बहुत सारा पैसा तो यूपीपीएसएल के माध्यम से आ रहा है, लेकिन अभी वो पैसा बहुत कम है, तो इस पैसे को और बढ़ाना है। शुद्ध पेयजल पे हमें काम करना है। 430 के आसपास नलकूप हैं, 11 के आसपास हमारे रहनी वेल है। तो अभी मुझे लग रहा है कि 4-5 रहनी वेल हमारे अभी चालू हालत में है। तो सारे जो रहनी वेल है उनको ठीक कराना है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत कराना है। तो यही हमारे और मुद्दे हैं। तो इन सब पर मिलकर हमें काम करना है आगे चलकर। आपने संगठन के बारे में चर्चा करें, क्योंकि संगठन बहुत चर्चाओं में रहा है कि आरडब्ल्यू की मेंबरशिप जो दी जाती है उनमें कहीं भेदभाव की बात होती है, क्या है? तो आप किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि आरडब्ल्यू की सदस्यता कैसे दी जा रही है? जहां लोग आपत्ति कर रहे हैं उसका समाधान कैसे होगा आने वाले दिनों में, जब आपका दोबारा से और उनका आगे से कोई विवाद ना हो इस पे? जी देखिए, अभी जो विवाद आ रहा है, तो सेक्टर 34 का विवाद था। वहां पे बीच में कुछ लोग अपना जो यहाँ सदस्यता लेना चाह रहे थे, लेकिन मैं आपको अवगत करना चाहता हूँ कि सेक्टर 34 में जो है 14-15 आरडब्ल्यू है, उनकी एक फेडरेशन बनी हुई है। तो हमारे यहाँ पे फेडरेशन रजिस्टर्ड है। हमने उनसे कहा था कि आप या तो फेडरेशन को यहाँ से कैंसिल करा लो, फिर प्रत्येक आरडब्ल्यू यहाँ पे जो है आप रजिस्टर करा लो। बहुत जगह जो है ऐसी ही सेक्टर 50 में जो है, जो एड ब्लॉक की है, वहां पर 18 सोसाइटियां हैं। तो वो भी हमारे यहाँ पे एक फेडरेशन के रूप में यहाँ पे उन्होंने सदस्यता ले रखी है। एक सेक्टर 62 की जो 47 वहां पे आरडब्ल्यू है, उन्होंने भी जो है एक फेडरेशन बनाकर हमारे यहाँ पे सदस्यता ले रखी है। तो इंडिविजुअल कोई अगर सेक्टर की आते तो उनको अपनी
पूरी फेडरेशन की सदस्यता देते हैं। अब जैन साहब से मैं बात करूंगा, के जैन साहब, आप तो जी एनपी सिंह जी के साथ भी थे और योगेंद्र जी के साथ भी है, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उस समय भी अधूरे थे और आज भी अधूरे हैं, और आप लोगों ने प्रयास करके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी हैं जो लंबे समय चला रहे थे और आपने अपने कार्यकाल में योगेंद्र जी के साथ मिलकर उसको दूर किया है? जी जैन साहब। ये मुद्दे तो आप देखेंगे तो बहुत से हैं, लेकिन मुख्य मुद्दे जो है, एक तो सबसे बड़ी बात है पानी की समस्या। और जब हम 2010 से हम पानी की समस्या को जब पनरवा लेता आया, तो उन्होंने गंगा जल की लाइन का एक प्रोविजन किया कि अब इसमें जो है गंगा जल मिला करके पानी की पूरी जो है पूर्ति की जाएगी। अब वो काम चलता रहा, गंगा जल हमें मिलता रहा, लेकिन समस्या जब आई जब हमारी गंगा जल की जो कैनल है, नहर है, उसकी सफाई होती है। 2 बार साल में सफाई होती है और 1 महीने से ज्यादा वो हमारी नहर को बंद करना पड़ता है और हमारी जो गंगा जल की सप्लाई होती है उसको बंद कर दिया जाता है। दूसरा, हर महीने 1-2 बार ऐसा चक्कर पड़ता है कि कहीं गंगा जल की जो पाइपलाइन है उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, कहीं पे टूट जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो उससे हमारी जो सप्लाई है वो पूरी तरह से हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो गंगा जल की सप्लाई के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन रहा, इसकी फिर हम लोगों ने कोशिश करते रहे। हमारे पास जो 11 रेनी वेल थे, आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि उसमें सिर्फ 2 ही काम कर रहे थे, वो भी पूरी अपनी जो उनकी जितनी पावर थी उसे काम नहीं कर रहे थे। आज की तारीख में 4 जो रेनी वॉल्स हैं वो मार्च तक पूरे तैयार हो जाएंगे और 3 नए रेनी वेल्स बनाने का प्रोपोजल उसके लिए टेंडर हो रहा है। और इसके अलावा क्योंकि गंगा जल की सप्लाई होने लगी तो नोएडा अथॉरिटी ने ये सोचा कि अब हमें इनकी आगे जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन हुआ क्या कि जब आप क्या कहते हैं कुछ बोल रहे थे, हाँ, कि गंगा जल की सप्लाई का डिस्टर्ब हो गया, तो उस समय हम लोगों ने क्या कहते हैं इसको, जितने ट्यूबवेल्स थे, आप बताइए लगभग 400 हमारे पास ट्यूबवेल्स थे, वो ट्यूबवेल्स जो है उसमें से करीब 100 ही लगभग काम कर रहे थे। और खासतौर पे गर्मियों में जब ये समस्या आती है तो आप देखिए, जहाँ मल्टी स्टोरी है, 4 मंजिले फ्लैट है, वहां तो पहली फ्लोर पे पानी नहीं पहुंच पाता था। तो ये जो समस्या है इसका काफी हद तक जो हल निकल रहा है। और आने वाले में जो हमारी अभी मीटिंग हुई है डीकेएम से जल के साथ, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि गर्मी में जो समस्या आती है वो समस्या भविष्य में नहीं आएगी, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। हालांकि ये समस्या अभी उसमें कितना पानी हमारे शुद्ध मिलता है और कितनी उसकी क्वांटिटी होगी, ये अभी समस्या बनी रहेगी। और हम इसको लगभग इसका हर बार इसको टेकअप करेंगे और इस समस्या को पूर्ण रूप से इसको जो है जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। इसके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या थी बिजली की। देखिए, पिछले अगर हम 3-4 साल का अगर हमें एक्सपीरियंस देखें, जो आप रिसेंटली बता रहा हूँ, कि गर्मियों में तो ये हाल होता था कि 6-6 घंटे तक क्या कहते हैं आपकी जो बंद होती थी, बिजली की सप्लाई बंद रहती थी। कभी क्या कहते हैं आंधी तूफान आ गया तो 10-10 घंटे तक बंद होती थी। और जब उनसे बात करते थे तो कि भाई हमारे पास ये मटेरियल नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है। पिछले 1 साल के अंदर हम लोगों ने इतना इसके अंदर फॉलोअप किया है। मैं आपको बताता हूँ पूरी हिस्ट्री के अंदर, पनरवा की हिस्ट्री के अंदर, और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी और भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें हमारे क्या कहते हैं मंत्री जी, माननीय मंत्री ए.के. शर्मा जी और चारों डिवीजन जो पीपीएल और ये यूपीसीएल और जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर थे हर डिपार्टमेंट के और चेयरमैन थे, उनके साथ हमारी ऑनलाइन मीटिंग हुई। और उसके साथ मीटिंग के बाद हमारी उनके एमडी से अलग से मीटिंग हुई और उसका रिजल्ट ये निकला कि हमारे जो बजट का अलॉटमेंट था, जो हमें 10-15 करोड़ रुपए मिलता था, आज हमारा 125 करोड़ का बजट है जो पूरे 1 साल के अंदर उनको पूरा करना है। और उन्होंने अभी आश्वासन दिया कि मार्च तक इससे बहुत सारे काम पूरे हो जाएंगे। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं जानकारी ली है कि अभी जो है नए चेयरमैन आए हैं, उन्होंने कहा है कि नोएडा में अंडरग्राउंड जो है वायरिंग होनी चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले ट्रायल जो हो रहा है सेक्टर 23 और सेक्टर 34,
वहां पर अंडरग्राउंड का जो है एक प्रपोजल उन्होंने अप्रूव किया है, एक उन्होंने नमूने के तौर पर। और उसके अगर सक्सेस होता है तो उनका धीरे धीरे पूरे नोएडा के अंदर अंडरग्राउंड वायर करने का इनका प्रपोजल है जी। ठीक। इसके अलावा देखिए तीसरा आता है कि हमारी जो सफाई व्यवस्था है पूरे नोएडा शहर की, आप देखेंगे कि हम लोगों ने पूरे नोएडा की जितनी RW हैं अपनी नोएडा अथॉरिटी की टीम के साथ मिलकर के हर RW में वहां पर हम गए हैं और वहां पर हमने सफाई अभियान चलाए हैं और वहां के रेजिडेंट को साथ लेकर के सारी इस चीज का कि हमारा जो नोएडा जो है सफाई उसमें नंबर 1 आए, उसका हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। और 3-4 साल में आप देखेंगे कि आज हम नोएडा जो है कितनी इसमें प्रोग्रेस की है कि हम कहां से कहां पहुंच गए। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में नोएडा की रैंक जो है नंबर 1 पर आएगी। इसी तरह से आप देखेंगे कि पुलिस विभाग में आज से 2-3 साल पहले हम लोग काफी कोशिश करते थे कि हमारे RW की कोई बात नहीं सुनता था, उनके साथ मीटिंग नहीं होती थी। आज हमारे हर RW के साथ मीटिंग पुलिस वालों की हुई है। हर RW वाले जानते हैं कि हमारा कौन SHO है, SHO से जानते हैं कौन से सेक्टर में कौन सी RW में कौन सा ऑफिसर है। तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, उसका फायदा ये हो रहा है कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारे बीच इस बीच पवन यादव भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र चौहान जी, मैं स्वागत करता हूं उनका। जैन साहब, आपसे जो आप कह रहे हैं उन पर एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि गंगाजल की बात हो रही है कि जब ये गंगाजल का प्लान बना था तब हाई राइज बिल्डिंग का प्लान नहीं था, बिल्डरों का प्लान नहीं था। और चूंकि बाद में बिल्डर आ गए, हाई राइज बिल्डिंगें आ गई और गंगाजल उतना का उतना ही है, तो ऐसा नहीं लगता कि गंगाजल के वितरण का कोई नियम बनना चाहिए? पता चला कि गंगाजल वितरण में भी EWS, LIG, HIG, MIG की तरह हो रहा हो, पता चला प्रायोरिटी बिल्डर को हो रही हो और जो आम आदमी जो प्राधिकरण की प्रॉपर्टी पे जिन्होंने घर बनाए या जिन्होंने फ्लैट बनाए उनमें वितरण में कहीं भेदभाव हो रहा हो। लगता नहीं है उसका कोई फार्मूला तय होना चाहिए? जैन साहब। देखिए विनोद जी, अभी क्या है कि अभी इन्होंने अब जो अपनी गंगा जल की लाइन है वो एक्सटेंड की है। अब आपके 100 सेक्टर 128 133 तक आगे तक रह गया है। तो जो हमें पीछे से जो क्वांटिटी पानी की मिल रही है गंगा जल की, उसकी क्वांटिटी को भी बढ़ाया जा रहा है। तो जैसे ही वहां की पाइपलाइन जो अब चालू होने वाली बहुत जल्दी, तो वहां से इन नोएडा अथॉरिटी ने एग्रीमेंट किया हुआ है कि वहां से जो गंगा जल की सप्लाई और ज्यादा की जाएगी। तो उसके अंदर भी उसी रेशियो से जिस समय हम लोगों को मिलाकर मिक्स करके दिया जा रहा है, उसी हिसाब से इन आने वाले नए सेक्टरों को भी गंगा जल की सप्लाई की जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि उसके अंदर कोई भेदभाव होगा, क्योंकि अगर सब जगह पाइपलाइन गंगा जल की होगी तो सबको उसी रेशियो से गंगा जल की सप्लाई की जाएगी। पवन यादव जी बहुत दिन से सक्रिय हैं, फोनरवा में काफी लंबे समय से हैं। एक ऐसा सवाल जो वैसे तो योगेंद्र जी और के जैन जी के लिए, क्योंकि सुन रहे हैं, तो जो संवैधानिक बात हो रही है फोनरवा के संवैधानिक अधिकारों की, प्राधिकरण में के बोर्ड में उसका प्रतिनिधित्व हो और फोनरवा को संवैधानिक अधिकार मिले, उसके लिए राज्य सरकार जैसे स्थानीय निकायों में नगर निगमों को पैसे देती है जो काम कराने के, क्योंकि बहुत सारे काम आप लोग अपने स्तर से भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो फोनरवा है उसको भी जब नगर पंचायतों को मिल सकते हैं, नगर पालिका को मिल सकता है पैसा सरकार से, तो जो संस्था काम कर रही है फोनरवा, वो भी एक जैसे चेयरमैन काम करते हैं ऐसे आप लोग काम करते हैं, तो फोनरवा को भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार से फंड मिलना चाहिए। तो संवैधानिक अधिकार की बात और प्राधिकरण के बोर्ड में जनप्रतिनिधि की बात, क्या समझते हैं इस मुद्दे पर? आपका क्या कहना है? इन चुनावों के बाद क्या करेंगे आप? नमस्कार विनोद जी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नोएडा आपको नमस्कार करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और मैं सभी दर्शकों को अपने नमस्कार और नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने एक बहुत ही अच्छा चर्चा का ये मुद्दा रखा कि जो हमारे 3 पैनल थे उसमें से अब 2 रह गए। एक ने कली श्याम सिंह यादव जी के 17 लोग प्रत्याशी थे, उन्होंने हमारे पक्ष में नाम वापसी की है। मैं श्याम सिंह यादव जी और उनकी टीम के सभी 17 सदस्यों को साधुवाद करता हूं। और फोनरवा चुनाव के समय आपने ये चर्चा का विषय बनाया और दोनों पक्षों को अपने अपने मत रखने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको साधुवाद करता हूं। और आपसे कोई भी चीज सेक्टर 1 से लेके और 151 तक चले जाए, कहीं भी छुपी नहीं है। तो और फोनरवा के भी जब से जन्म हुआ है, आप तब से फोनरवा से जुड़े हैं, लगातार देख रहे हैं बारीकी से, सभी के कार्यकाल को आपने देखा। जहां तक संवैधानिक अधिकार की बात है, हमसे पहले जो थी, अगर हम ये कहें कि हमसे पहले टीम ने नहीं काम किया तो ये गलत होगा। उन्होंने भी लगातार इस बात के लिए वो भी अग्रसर रहे, लड़ते रहे, चाहे धवन साहब हो, NP सिंह साहब हो, सुशील साहब हो।
पीएच जैन साहब, सभी लोग लगातार ये संघर्ष रहे कि जब एक फोनरवा प्लेटफॉर्म बन गया, और यहाँ नगर निगम है नहीं अभी, क्योंकि ये अपना एक एक्ट है 1976 के, इंडस्ट्रियल एक्ट है, तो यहाँ पर नगर निगम बनाएंगे नहीं। गांव जो थे उनकी पंचायतें भी खत्म कर दी गई हैं, वहां भी अधिकार नहीं है। तो अब न गांव को न शहर को, न हम शहर में ही है न गांव में, कहीं भी हमारे कोई राइट्स नहीं है। तो जो ये बॉडी बनी और बाकायदा इनका रजिस्ट्रेशन 1860 के तहत, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860, उसके तहत इन सबका रजिस्ट्रेशन होता है। और अभी आप फोनवा चुनाव देख ही रहे हैं, सरकारी अधिकारियों के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। तो ये जब सब कुछ प्रक्रिया सरकार के अधीन है, तो सरकार को छोटे मोटे मेंटेनेंस के लिए, जिस तरह से दिल्ली में भी केजरीवाल जी ने बात की थी और वहां कुछ मिल भी रहा फंड, तो उस तरह से ही इनको फंड भी दे। छोटे मेंटेनेंस का ये गड्ढा हो गया, कहीं पाइपलाइन फट गई, अब अथॉरिटी का एस्टिमेट बने, पास हो, गड्ढा भरा जाए, उससे पहले कोई दुर्घटना हो जाए, इससे पहले छोटे मोटे मेंटेनेंस के लिए फंड के लिए आरडब्ल्यू को फंड मिलने चाहिए, और उनका बाकायदा ऑडिट करके आप वो पैसे को हमारे से वापस ले सकते हैं, दे सकते हैं। ये बिल्कुल होना चाहिए। और इस संवैधानिक अधिकार से भी एक और इम्प्रूवमेंट होगा आरडब्ल्यू को, कि आरडब्ल्यू का जो भी मेंबर है, कई ज्यादातर आरडब्ल्यू आजकल अपने सब्सक्रिप्शन को लेके, जो मासिक शुल्क होता है उसको लेके बड़ा जूझती है। तो हम लोग लगातार इस प्रयास में लगे थे। जब मैं अपने यहाँ आरडब्ल्यू बनाई, तो उसमें 7.3 में जो हमारे फ्लैट है उनकी रजिस्ट्री के 7.3 में ये लिखा हुआ है कि जो वहां पे भी संस्था बनाई जाएगी, आरडब्ल्यू जैसी कोई संस्था अथॉरिटी के बाद, जैसे बिल्डर हैंडओवर कर देता है एओ को, उस तरह से अथॉरिटी हैंडओवर करती नहीं है। अथॉरिटी तो पोजीशन दे दिया, बस आप किस तरह सोसाइटी चलानी है, किस तरह सेक्टर चलाना, निवासी जाने। तो उसी पे एक आरडब्ल्यू और एओ का गठन हुआ। तो जब एओ का आरडब्ल्यू गठन हुआ, तो 7.3 में लिखा हुआ है कि आप जो दूसरा वहां पे संस्था बनेगी, आप उसके लिए जो 51% लोग तय करेंगे, वो छोटा मोटा मेंटेनेंस देना होगा। इसको लेके हम लगातार मांग कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे। आरके सिंह साहब डीसीओ साहब थे, फिर हमारे सौम्य श्रीवास्तव जी आए, लगातार उनसे मिले। उसके बाद ये 2019 में हम लोगों ने ये, जब हम जीत के हमारा पैनल आया, पूरा पैनल आ गया, पहले काफी कम सदस्य थे, उसके बाद जब पूरा पैनल आ गया, तो हमारी सबसे पहली मांग यही थी कि इसको पास किया जाए, आप इसको बोर्ड मीटिंग में ले जाए। तो उनका फ्लैट के मामले को पास कर दिया है। वो हम अपने अपने वहां पे, अभी भी वो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, कि उसमें आंशिक ओएसडी हमारे तेंदु प्रकाश जी, उन्होंने मदद की इसमें। और जो प्लॉट का एरिया का था वो शासन को भेजा हुआ है। तो हम लगातार उसमें लगे हुए थे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी योगेंद्र शर्मा जी और के जैन साहब लगातार इस पर ड्राफ्टिंग कर रहे, और के जैन साहब के ही यहाँ एक मुद्दा था कि सोसाइटी का, तो जैन साहब ने लगातार उस पर पूरी बहुत मोटी सी फाइल जैन साहब ने बना ली है, और लगातार फॉलोअप कर रहे हैं किसी तरह से। जब ये अधिकार, हमें एनओसी का अधिकार मिलेगा, जब हमें वहाँ पैसे लेने का अधिकार मिलेगा, तो हमें उसके साथ साथ संवैधानिक अधिकार मिलेगा। और जहां तक प्रतिनिधित्व की बात है, तो निश्चित ही आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या लोकल बॉडीज, ये फोनरवा एक लोकल बॉडीज हो गई है, जिस तरह से नगर निगम पार्षद होते हैं। तो इस लोकल बॉडीज को चाहे कोई भी आए, उसे राइट्स मिलने चाहिए। वहां पर वो फोनरवा के अगर 2 प्रतिनिधि जाएंगे, तो वो बताएंगे कि सेक्टर 51 की ये समस्या है, सेक्टर 151 की ये समस्या है, सेक्टर 11 की ये समस्या है, 63 की ये समस्या है। और सब जगह जो ये समस्याएं, छोटी मोटी समस्याओं के लिए आप इस तरह से प्रारूप बनाइए। आज आप देख रहे हैं यातायात को लेके, कि अगर ऑटो भी चल रहे हैं, बस चल रही है, तो कुछ मुख्य सेक्टरों में जहां उन्हें भीड़ दिखाई देती है वहां चलते हैं, कुछ प्लानिंग ही नहीं है। तो जब ये फोनरवा बताएगी कि 151 के आदमी के लिए भी बस चाहिए आपको, 135 में जो हमारे अजीत नागर जो अधिकारी जी हैं, वहां के लोगों को 130 के लोगों के लिए, 133 के लोगों के लिए, 145 के लोगों के लिए, 100 के लोग कैसे आएंगे, 108 के लोग, 105 के लोग, वहां पे न कोई ऑटो है, न कोई बस है। तो जब तक जनप्रतिनिधि की भागीदारी नहीं होगी, जब तक जनता से जुड़े लोग भागीदारी नहीं हो, हम फोनरवा तक बात पहुंचाएंगे, और फोनरवा का जो भी अध्यक्ष पास है वो बात जब वहां रखेगा बोर्ड में, तो उन्हें पता लगेगी शहर की समस्या ये है। अभी क्या होता है कि अथॉरिटी के अधिकारी अपने एक कागज निकाला और नक्शा देखा, और वहीं से वही उसने MP1, MP2, MP3, इससे आगे वो शहर ही नहीं समझते। वहीं तक जो दे दिया, आपने बस चलाई तो ऑटो चलाए। तो हम यातायात विभाग के साथ अभी योगेंद्र जी ने मीटिंग की थी, तो उनसे भी अनुरोध किया था कि ये सारे ऑटो जो है, उनका एक बार पहले आपको ध्यान है शायद, दिनेश यादव जी जब एसपी सिटी थे, तो उन्होंने सारे ऑटो के पीछे एक नंबर और रूट चार्ट बनाया था। उसीलिए हमने मीटिंग की थी अभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ भी, अनिल यादव जी के साथ, के आप रूट को, जितने भी ऑटो हैं शहर में, उनको एक ही जगह पे बहुत सारे ऑटो हो गए, तो पूरे शहर में फैलाइए। तो जब तक ये प्रतिनिधित्व होगा, जब हम वहां जाके बात रख सकेंगे, जब पॉलिसी बनने से पहले पूछा जाएगा फोनरवा से, तो निश्चित ही इस तरह के जो बदलाव है वो हो पाएंगे शहर में, और शहर की कहाँ जरूरत है और क्या लगाना है, वो सब हो पाएगा। जैसे आज देख रहे हैं, हम लोगों ने जब मांग की, तो आज पहले 2019 से पहले जगह जगह हम देख रहे थे पूरे शहर में कूड़े के ढेर थे, लगभग 600-700 कूड़े के ढेर हर चौराहे पे, और वहां साड़ गाय। और आज आप देखेंगे, हम लोगों का सपना था
स्वच्छ भारत का इरादा जब प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी हर वाल्मीकि मंदिर से झाड़ू उठाई थी, तभी हम लोगों ने अपने यहाँ सेंचुरी में हमने बहुत बड़ा 20,000 मीटर का एक डंप यार्ड को पार्क बनाया था। जब हम 2019 में आए तो हमारी पूरी टीम का एक देखता है कि हम अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। उसके लिए पूरे शहर में जब हम उसी समय ऋतु महेश्वरी जी आ गई तो हम लोगों ने मिलकर पूरे शहर में स्वच्छता अभियान चलाए और इन कूड़े घरों को हटाने के लिए, और कहीं भी एक टॉयलेट नहीं था पूरे शहर में, लेडीज और जेंट्स इतनी समस्या थी, कहीं यूरिन जाना आपको या आपको टॉयलेट जाना है तो पूरे शहर में एक टॉयलेट नहीं था। आज आप देख रहे हैं 500 हर 500 मीटर पर आप एक टॉयलेट यूरिनल ब्लॉक मिल जाएगा। शहर से कूड़े घर समाप्त हो गए। तो जब ये सफाई होगी, स्वच्छता होगी, स्वच्छ शरीर और स्वस्थ शरीर, एक मन जब स्वस्थ होगा, स्वच्छता होगी तो स्वच्छता भी होगी, स्वस्थ मन से एक शहर, एक अच्छे शहर के बारे में, एक अच्छे वातावरण के बारे में सोच सकते हैं। और हमारे यहाँ यातायात की बहुत दिक्कत है। हम लोगों ने लगातार सिटी बस के लिए कहा है, एमपी साहब से भी कहा था, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में मांग रखी। जब हमारा जीएसटी के रूप में, जब हमारा टैक्स के रूप में नोएडा सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, चाहे प्रदेश सरकार हो, आप देखिए रजिस्ट्री के लिए लाइन लगी होती है। आप और चले जाइए यूपी में, जगह रजिस्ट्रार कार्यालय खाली पड़े होते हैं, किसी किसी दिन रजिस्ट्री होती है। और हमारे यहाँ सुबह से जाइए आप, रजिस्ट्री की सुबह शाम तक लाइन लगी होती है। आप देखिए डेली करोड़ों रुपए जाता है सरकार को। तो जो रेवेन्यू जा रहा है, जैसे आपने महाराष्ट्र का उदाहरण बताया, आप अक्सर बात करते हैं हम लोग जब चर्चा में होते हैं न्यूज में कि जहाँ जो जिला ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है वहां बिजली सस्ती आएगी। तो वहां का ईमानदार होता है हमारा कंज्यूमर, उसको रेट वापिस कम कम दर पे उसको बिजली उपलब्ध होनी चाहिए जी। और आप ये जानते हैं हमारे नोएडा का कंज्यूमर जो सेक्टर में रह रहा है, शहर में रह रहा है या गांव में भी है, जहां भी है, वो पूरा बिल पे कर रहा है। आपका 80-90% बिल जब पे हो रहा है और हम इतना रेवेन्यू भी दे रहे हैं और फिर भी हम बिजली की समस्या से जूझे, तो हमारा ये कम होना चाहिए। जो रेवेन्यू जा रहा है उसके लिए हमें, जैसे अभी ये सिटी बस नहीं चला पा रहे थे, तो जब अब गाजियाबाद में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में सिटी बस चल सकती है और वो उनके कॉरपोरेशन चला रहे हैं, उनके नगर निगम चला रहे हैं, सरकार चला रही है, तो उसी तरह से सिटी बस की व्यवस्था। और एक आप डीटीसी से बता रहे हैं, आप नहीं कर सकते तो डीटीसी से कुछ प्लान कीजिए, डीटीसी को यहाँ से भारी मिलेगा पैसा। और आप जो जैसे पूछ रहे हैं, अभी जो चल रहा था कि जन भागीदारी नहीं है नोएडा में, अभी जो हम 142 से और बॉटनिकल गार्डन तक मेट्रो का जो रूट था, उसे हम लोगों ने कई बार 5-6 साल से लगे हुए हैं कि हमारा सेक्टर 100, 105, 108 और हाईवे किनारे के सेक्टर छूटे हुए थे। तो हम चाह रहे थे कि, और जो लोग परी चौक से नोएडा आना चाहते हैं वो इसीलिए नहीं आते हैं कि उनको आप वहां घुमा के ले जाते हैं 81, 82, 78, 76, उधर के लिए लाइन चल रही है, ठीक बात है। लेकिन जो परी चौक से बॉटनिकल गार्डन आना चाहता है वो सीधा आना चाहता है। फिर आप एनएमआरसी पे इतना बड़ा 151 बुक कर दिया, वहां जोड़ते, वो कमी रह गई। अब आप बॉटनिकल से जोड़ रहे हैं तो क्या हाईवे के साथ साथ ले जा रहे हैं, जबको आप एक प्लान और है, एक ट्रैफिक वहां चलेगी आपकी एयरपोर्ट तक, दिल्ली से एयरपोर्ट तक एक लाइन और बननी है, वो हाईवे के साथ उधर जाएगी। तो इससे हमने कहा था कि 195 से लाके 96-98 से आप हाजीपुर के सामने से 45-46 सदरपुर, 99 और छलेरा, यहाँ से होते हुए बॉटनिकल गार्डन ले जाइए, तो जो सेक्टर 100 के, 105 के, 108 के सदरपुर के, हाजीपुर के लोग ही आराम से जा सकेंगे। तो जो भीड़ वाले इलाके निकाल के 96, 97, 98 से निकाल रहे हो, जहाँ पे एक पैसेंजर नहीं मिलेगा, तो कम से कम जब अगर जन भागीदारी होगी तो इन समस्याओं को आसानी से सुलझा सकता है। हम लोग ने लगे काफी। तो अभी नहीं, भी हमारी है कि जैसे आपने सही बात कही है। मैं क्योंकि 2-3 उदाहरण है, गोल्फ कोर्स बन रहा है सेक्टर 151 में, वो बिल्डरों के हिसाब से बन रहा है, जी जी बिल्डरों की जरूरत के हिसाब से बन रहा है, अधिकारियों के अपने जी दिमाग से बन रहा है। साइकिल के डॉकयार्ड बनाए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, ना कोई सलाह ली गई किसी से, करोड़ों रुपए खर्च हो गए। जी, तो ऐसे आरडब्ल्यू बहुत से सारे कोई पूछा ही प्रोजेक्ट नहीं गया। हैं। हाँ, और आज के समय में मैं अभी आ रहा हूँ लाट साहब पे, लोहिया जी, एक चीज बताइए कि जो नोएडा में उधर के दूर के इलाके हैं, वहां पर किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो आप लोग फोनरवा के जरिए नोएडा प्राधिकरण तक पहुंचाएंगे और इन चुनावों में वो मुद्दा बनेगा आपकी नजर में? सबसे नमस्कार विनोद शर्मा जी। सबसे पहले मैं सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। जो हमारी टीम है फुनरवा की, आपने देखा होगा जो हमारे योगेंद्र शर्मा जो अध्यक्ष जी और के जैन जो 4 साल से जो फुनरवा में काम कर रहे हैं, आज की डेट में उन्होंने बहुत ही फुनरवा को मजबूत किया है और नोएडा के विकास में बहुत ही योगदान दिया। मैं पहली बार योगेंद्र शर्मा और के जैन पैनल से वाइस प्रेसिडेंट के पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। तो जो हम आगे का जो हमारा है, हम फुनरवा में जो अभी हमारे जो पेंडिंग काम रह गए हैं, हम उनको आगे ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि मुझसे पहले योगेंद्र शर्मा और के जैन साहब और हमारे जो कोषाध्यक्ष पद पर उम्मीदवार है पवन यादव जी, उनके द्वारा जो सारी उपलब्धियां बता दी गई है। तो जो अब हमारी कमी रह गई, तो हम ये है कि जो
विद्युत की जो परेशानी है सेक्टरों में, जो बिजली के तार जो ओपन है, हम उन्हें अंडरग्राउंड कराने के लिए हम उसमें प्रयास करेंगे कि वो पूरे तार अंडरग्राउंड किए जाए। और जो और हमारे जैसे ट्रामा सेंटर है और पानी की जो बहुत ज्यादा समस्या है, उनको हम पूरा करने के लिए आगे जब हमारी अगर टीम जीत के आएगी तो हम जो हमारी किस जो सदस्य की जो टीम है वो पूरे जोर से नोएडा को नंबर 1 पर लाने के लिए प्रयास करेंगे और सभी को अपने साथ लेकर चलेंगे। अब दूसरे चरण में योगेंद्र जी ये बताइए, जो अब चुनाव होने जा रहा है, आपका एजेंडा क्या है? 2000 जो अब 24 के हिसाब से जो चुनाव हो रहा है, उसमें कुछ एजेंडा ऐसे हैं जो आपके दिमाग में होंगे। अभी आपने जब जा रहे हैं, आप RW में जा रहे हो तो उनके सामने भी रख रहे होंगे। जैसे मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि भाई नोएडा को फरीदाबाद से और गाजियाबाद से जोड़ने के लिए मेट्रो की कनेक्टिविटी क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम फरीदाबाद, गुड़गांव और बहादुरगढ़ और उधर वो सारे कनेक्ट हो रहे हैं तो ये क्यों नहीं हो रहे हैं? तो इस सबको जोड़ने के लिए यहाँ पर फरीदाबाद से सेक्टर 168 और सेक्टर 151 के पास जो पुल बनने थे जमुना के ऊपर, उन पुल का निर्माण नहीं हो पाया अभी तक। तो वो काम कितने दिन से, और दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से अधर में लटके हुए हैं और वो काम बदल जाते हैं। जैसे मैंने कल भी चर्चा में बताया कि MP1 रोड पर एक एलिवेटेड रोड बनना था और सेक्टर 12-22 पर बोर्ड लगा है अखिलेश यादव का 2015 से, और 8 साल हो गए, 9 साल होने जा रहे हैं, उस पर कोई काम नहीं हुआ, वो प्राधिकरण ने अधर में छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत जहां जहां जरूरत है उन पर तो काम करने की जरूरत है। योगेंद्र जी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी रुके हुए हैं। जो नोएडा से फरीदाबाद वाला रोड था, पुल तो शायद वहां पे बन गया है, थोड़ी सी रोड वहां पे बीच में अधूरी रह गई है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि उसको भी पूरा कराया जाए। चिल्ला एलिवेटेड रोड पे भी हमने जो है माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से भी हमने अनुरोध किया था, प्राधिकरण में भी हमने अनुरोध किया था, और मुझे लग रहा है कि शायद वो उसका भी टेंडर हो गया है, वो काम जो है शीघ्र ही चालू हो जाएगा। जो हमारा आगे का एजेंडा, जैसे मैंने बताया, शुद्ध पेयजल हमारा जो मुख्य एजेंडा आगे का रहेगा। आवारा कुत्ते और आवारा पशुओं के प्रति प्राधिकरण की जवाबदेही हम तय कराएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राधिकरण की पॉलिसी जो है उसके वो काम करते हुए भी कहीं ना कहीं उसमें अभी नाकामयाबी, उसमें अभी कहीं ना कहीं अभी लोच है। तो कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। कहीं कोई भी व्यक्ति रात में कहीं पे वॉकिंग नहीं कर सकता। इन सब के प्रति हम जो है प्राधिकरण की जवाबदेही तय कराएंगे। ट्रामा सेंटर की मैंने आपसे पूर्व बात कही थी, जमीन फ्री होल्ड कराना हमारा मुख्य चीज मुद्दा रहेगा। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के इसको भी और मजबूत हम करेंगे। सिटी बस की जहाँ पे जो हमारे सेक्टर है, जैसे 105, 108 सेक्टर, 142, जहाँ पे परिवहन व्यवस्था बहुत कमजोर है, उधर में हम जो है प्राधिकरण के साथ मिलकर इस सब पर हम काम करेंगे। जैन साहब, अब क्योंकि मेरे पास 2-3 मिनट का समय है। जैन साहब, जैसे बस अड्डा खाली पड़ा है सेक्टर 82 में, आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। इसी तरीके से नोएडा से ग्रेटर नोएडा मेट्रो पे कोई काम नहीं हुआ पिछले 10 साल से, तो हम भी देख रहे हैं। उसके साथ साथ नए बिजली घर जहां जरूरत है, जैसे आपने बताया कि भाई युद्ध स्तर पर जरूरत है उसकी, तो जितने बिजली घर है उन पर श्वेत पत्र जारी नहीं होना चाहिए कि पिछले 20 साल में, 15-20 साल में जैसे जनसंख्या बढ़ी है उसके हिसाब से बिजली घरों का विस्तार और उनके जो केबलिंग सिस्टम, उनके पोल के सिस्टम को जो इम्प्रूवमेंट की, सुधार की जरूरत है, उतना काम उस पर नहीं हो पाया। क्या समझते हैं आप? आपकी आवाज बंद है। आवाज आवाज हाँ। आपने सही कहा, पिछले कई सालों से बिजली की बहुत बड़ी समस्या रही, इसमें कोई काम नहीं हुआ। अब जब काम होना शुरू किया है, मैं आपको बता दूं, कई जगह ट्रांसफार्मर का जो बड़ा अपग्रेडेशन हुआ है, बिजली घर का भी अपग्रेडेशन हुआ है। 3-4 ऐसे जो बड़े बिजली घर हैं उनका अपग्रेडेशन हो रहा है उसके अंदर। क्योंकि जो ये बजट पहली बार इतने लार्ज अमाउंट में पहली बार हमको इतना बजट मिला है कि हम बहुत सारी समस्याओं का हल इस बजट से कर सकते हैं। अब जो आपने कहा कि नए नए सेक्टर डेवलप हो रहे हैं और इसके साथ साथ नए जो बिजली घरों का कोई उनका प्लान अभी है नहीं, और ये डिमांड हमने अभी मीटिंग के दौरान उठाई थी। तो उन्होंने कहा है कि भाई नोएडा अथॉरिटी जहाँ नए सेक्टर बनते हैं वो वहाँ हमें बताते हैं, वहाँ हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं, उसके बाद वो हमें हैंड ओवर करते हैं। तो हम लोगों के पास जैसे कोई इस तरह के प्रोपोजल आते हैं तो हम नए बिजली घर भी बनाएंगे, और जो पुराने बिजली घर हैं उनका भी जो है हम लोग उसका जो है
द्वारा नवीनीकरण करेंगे, वहाँ क्या जरूरत है। तो ये जो बजट है अभी हमारा, ये समझिए कि बजट से हमारा 25% काम हो पाएगा। और ये हमारी बराबर मांग रहेगी बिजली विभाग से कि हमारे नोएडा शहर को ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाए, क्योंकि 40 साल हो गए इस शहर को बसे हुए। और इसमें बिजली विभाग अगर देखें तो पैनल बॉक्स से लेकर लाइन तक कोई भी चीज जो है इन्होंने अभी तक चेंज नहीं की है। और काफी जगह हमारे जो सेक्टरों में बार बार कंप्लेंट आती है, कहीं पैनल बॉक्स टूटे हुए हैं, कहीं अपने ट्रांसफार्मर का काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह की समस्याओं का हल निकले। आप देखिए कि खंबे करीब 15,000 से ज्यादा खंबे जो है जंग लगे हैं, टूटे हैं, जिन पे क्या गिरने वाले हैं। तो काफी हद तक इन्होंने अभी तक 3,000 लगभग जो खंबे बदले हैं, लेकिन खंबे जो बदलने वाले हैं उनकी संख्या बहुत है। तो उसके लिए इनको बहुत ठीक है। अब बड़ा एक बजट चाहिए। समय सीमा का ध्यान रखते हुए आज बहुत जी सार्थक चर्चा हुई है और उम्मीद है कि समस्याओं का समाधान होगा। योगेंद्र जी, पवन बिल्कुल। जी, जैन साहब और लाट साहब लोहिया जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और उम्मीद है कि प्राधिकरण आपकी बातों पर गौर करेगा, नोएडा शहर की दशा सुधरेगी, संवरेगी और जो अव्यवस्था है उनको ठीक किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।